कृषि दर्शन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के किसानों व बागवानों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? लगता है भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने पर अपने अपने कृषि कार्यों में व्यस्त होंगे। कृषि कार्यों की अगर बात की जाए तो आलू को हम नहीं भूल सकते। जहां आलू की फसल के लिए उचित उर्वरक, खादों और सिंचाई व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वहीं इन पर कीटों और बीमारियों का आक्रमण को देखना भी बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही एक कीट के बारे में आज हम बात करेंगे, वो है आलू का पुटी कृमि या कवचधारी सूत्रकृमि, और ये इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं वैज्ञानिक आरती बरेवा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम। ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम रहेगा। हमारे आज के फ़ोन नंबर है 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178 और शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कीट का हमारे हिमाचल में कितना प्रकोप है और ये पहली दफ़ा कब देखा गया? मैम, अगर इसकी बात करते हैं कि इससे हिमाचल में पहली दफ़ा कब देखा गया, तो इसका 2 अक्टूबर 2018 में ये सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में देखा गया। और जब ये यहाँ पे कुछ भागों में मिला, उसके बाद यहाँ की सरकार ने संगरोध लगा दिया, जिसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। तो उसके वजह से हम आलू की आवाजाही नहीं कर सकते इन राज्यों से दूसरे राज्यों में। जी। तो इसकी अगर हम प्रकोप की बात करते हैं, तो जब से ये क्वारंटाइन भारत सरकार ने लगाया है इन राज्यों में, यहाँ पे हम प्रजनक सीट बना नहीं पा रहे हैं, और इन प्रजनक सीट के नहीं बनने की वजह से यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी। और ये जो सूत्रकृमि है, ये किन किन माध्यमों से फैलता है? मैम, इसके कई माध्यम हैं। जैसे किसान भाई कृषि यंत्रों का यूज़ करते हैं, तो उन कृषि यंत्रों को जब वो संक्रमित भाग से किसी अन्य साफ क्षेत्र में या अच्छे स्वस्थ खेत में लेके जाते हैं, तो ये वहाँ पर इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में रहता है। तो मिट्टी इन कृषि यंत्रों पे लगी होती है। आप इन्हें बिना धोए अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप बोरों की बात कर सकते हैं। जिन आलू की खुदाई के बाद जब इन्हें बोरों में रखा जाता है, तो कई सालों तक किसान भाई एक ही बोरे को यूज़ करते रहते हैं, बिना उन्हें धोए हुए और उपचारित किए हुए। तो इससे भी कई बार क्या होता है कि वो मिट्टी के साथ ये जो पुट्टी कृमि है, ये बोरों पे चिपका हुआ रह जाता है। फिर इसके साथ वो मार्केट में भी चला जाता है, जहाँ वो उसको बेचने जाते हैं, या फिर जहाँ वो स्टोर करते हैं, ये वहाँ भी इकट्ठा होता चला जाता है। इसके अलावा जो जानवर हैं, जानवर के जो खुर होते हैं, या फिर जो हम लोग जूते पहनते हैं, मजदूर लोग जो जूते पहनते हैं, उन पे भी ये मिट्टी के साथ चिपकता है। फिर वो साफ जो स्वस्थ मिट्टी है, ये उसको भी संक्रमित कर देता है। तो इस तरीके से ये इसके चांसेस ज़्यादा। क्या ये वर्षा जल से भी और सिंचाई के माध्यम से भी फैल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मैम, क्योंकि जैसा हमने देखा है पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके की बारिश होती है, अगर हम लोग समर ऋतु की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भारी बारिश होती है कि मिट्टी का पानी के साथ बहुत ज़्यादा बहाव होता है, और इसके 99% चांसेस है कि वो जो मिट्टी है वो स्वस्थ क्षेत्र में भी जा सकती है। और अगर हम बात करें, तो जैसे हवा चलती है, कई बार आंधी तूफान आते हैं, तो उसके साथ भी उड़ के जा सकता है, क्योंकि ये पुट्टी फॉर्म में होता है ये निमेटोड, और ये काफ़ी हल्का होता है मिट्टी की तरह। तो ये वायु के साथ भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। जी। और भारत में ये जो पुट्टी कृमि है, सूत्रकृमि, इसका प्रवेश कैसे हुआ? अगर हम सबसे पहले अगर आलू की ही बात करें, क्योंकि ये आलू का कृमि है, तो जो आलू है ये भारत की फसल नहीं है। ये भी जो है ब्रिटिशर्स और पुर्तगालीस है, इनके माध्यम से ये भारत में आया है। और अगर हम आलू के उत्पत्ति की बात करते हैं, तो आलू का उत्पत्ति का क्षेत्र है एंडीज़ पहाड़ियाँ, जो साउथ अमेरिका में है। वहाँ पर सबसे पहले आलू मिला था, और वहाँ पे जंगली आलू होता था। फिर वहाँ के शोधकर्ताओं के माध्यम से इसे खाने लायक बनाया गया। फिर इस आलू की मांग को देखते हुए ये पूरे विश्व में फैल गया। तो जब ये ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आ रहे थे, और जब उन्हें इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा थी आलू की पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये आलू को बाहर से लाया गया। तो ये आलू का पेस्ट था, तो उसी के साथ में ये इंडिया में भी आ गया। मतलब कि जैसे आलू है, तो आलू की जो आँखें होती हैं, जैसे हम लोग जहाँ पे स्प्राउटिंग होता है, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के साथ ही चिपका हुआ हो सकता है शायद। तो उसी के साथ ये धीरे धीरे इंडिया में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं खासकर, ये वहाँ पर ये फैल गया।
होगा, क्योंकि वहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र की जो जलवायु है और जो तापमान है ये इसके प्रजनन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो आलू के लिए जो भी तापमान है, जैसे जो भी परिस्थितियाँ हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जलवायु या फिर मिट्टी, वो जो आलू के लिए अनुकूल है वही पोटैटो सिस्टम निमेटोड और या पुट्टी कृमि के लिए भी अनुकूल है जी। हाँ जी। तो जिस तरह से आलू जब भी मिट्टी में लगाया जाता है और जब इसका चक्र शुरू हो जाता है, उसी टाइम पर पोटैटो सिस्टम निमेटोड भी अपना चक्र शुरू कर देता है। जी। और ये आलू पुट्टी सूत्र कृमि को हम संगरोधक या क्वारंटीन क्यों कहा जाता है? जैसा कि इसका नाम है पुट्टी कृमि, और ये जो निमेटोड होता है या कृमि होता है, जिसे इंग्लिश में निमेटोड बोलते हैं, तो ये कृमि इस पुट्टी में, मतलब कि एक कठोर कवच होता है, इसके अंदर ये अंडों के रूप में सुरक्षित रहता है। तो जब इस कृमि की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, मतलब कि जब इसकी मेजबान फसल आलू खेत में नहीं होता है या फिर इसके लिए अनुकूल तापमान नहीं होता है, तब ये उस पुट्टी के अंदर ये सुरक्षित रहता है अंडों के रूप में। और जब इसकी फसल होती है तब ये इसको जो आलू की फसल होती है उसकी जड़ों से कुछ रसायन निकलते हैं, वह रसायन इसको ट्रिगर करते हैं उन अंडों से बाहर आने के लिए, फिर ये उन अंडों से बाहर आता है और उस जड़ों को संक्रमित करता है। तो इस तरीके से ये एक पुट्टी फॉर्म में ये 20 से 30 सालों तक सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए इस कृमि को काफ़ी आलू के लिए विनाशकारी कीट के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक पुट्टी फॉर्म में कई सालों तक रह सकता है। आप इस पर कहीं केमिकल भी डालिए तब भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो आलू पुट्टी सूत्र कृमि किस किस फसल में पाया जाता है? मैम, ये एक खास कीट है, और ये जो एक खास कीट है कुछ खास फसलों में इसने एक सोलेनेसी फैमिली के पौधों को चुन रखा है, जिसके अंदर टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्ची ये पौधे आते हैं। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर खासकर किसान भाई आलू लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम आलू पुट्टी कृमि पड़ गया है, और ये इसकी मुख्य फसल भी आलू ही है। जी। और किसान खेत में आलू पुट्टी सूत्र कृमि की उपस्थिति की पहचान कैसे कर सकता है? इसकी पहचान किसान भाई जब आलू की फसल 50 से 60 की होती है, इस बीच में हो जाती है, 50 से 60 की उसकी एज हो जाती है, तब ये इसके लक्षण खेत में आसानी से दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो इसके लक्षण होते हैं वो छोटे छोटे भागों में पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं खेत में, और उन पैचेस में जो पौधा होता है वो पीला रंग लिए होता है, उसकी पत्तियाँ पीले रंग की हो जाती हैं, पौधे की जो हाइट होती है वो भी छोटी होती है, दिन के समय उसमें विल्टिंग के सिम्टम्स आते हैं। तो कई बार किसान भाई सोचते हैं कि इसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है मिट्टी में, शायद ये इसकी कमी की वजह से, या हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन की कमी हो गई है, शायद इसकी वजह से ये पौधे पीलापन लिए हुए हैं। तो ये कई बार भ्रमित करने वाले लक्षण भी देता है, लेकिन किसान भाई उस समय पर ये तरकीब लगा सकते हैं कि ये जो लक्षण है अगर पैचेस में है, छोटे छोटे भागों में अगर खेतों में दिखाई दे रहे हैं, तो 50 से 60 की जब आपकी फसल हो गई है वो उसको उखाड़ लें। उखाड़ कर किसी भी संक्रमित पौधे को अगर वो उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ों पर पीले और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे मोती के आकार के दाने दिखाई देंगे। ये मोती के आकार के जो दाने होते हैं यही ये पुट्टी कृमि है। जब ये 60 जब हमारे पौधे की एज 60 साल की होती है, 60 दिनों की होती है, तब तो ये पीला और सफ़ेद रंग का होता है। जब ये 75 दिन का हो जाती है हमारी आलू की फसल, तब ये भूरे रंग की हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 50 से 60 की जब आपकी दिन का जब आपका पौधा हो, आप उसको निकाल के आसानी से इसको पहचान कर सकते हैं कि ये पुट्टी कृमि है या फिर किसी पोषक तत्व की कमी है। अगर ये पुट्टी कृमि है तो आगे फिर से उसको कन्फर्म करने के लिए, इसके लक्षणों को कन्फर्म करने के लिए किसान भाई वहाँ से जो जड़ों के पास से मिट्टी के नमूने ले सकते हैं और प्रयोगशाला में देके इसकी पहचान करवा सकते हैं। अगर कोई कंद पुट्टी सूत्र कृमि से ग्रसित है तो उस कंद को क्या खाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल खाया जा सकता है, क्योंकि पहला तो ये जो है कृमि होता है ये आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये मिट्टी में रहने वाला पेस्ट है। और जब हम इसको आलू को जब भी हम लोग खाते हैं तो इसको उबालते हैं या फिर हम आलू को फ्राई करते हैं, तो जब भी हम इसको उबालेंगे तो इसका टेम्परेचर होगा 40 से अबव जाता है पानी का टेम्परेचर, तो ये कृमि वैसे ही गल जाता है और मर जाता है। और अगर इसे हम सिर्फ पानी से धोकर भी हम आलू को यूज़ कर रहे हैं तब भी ये कृमि है, इसको हम मतलब कि इसका उपचार किया जा सकता है। फसल पे जो इसके लक्षण हैं उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये पुट्टी कृमि के ही लक्षण हैं? मैम, पुट्टी कृमि के लक्षण की पहचान यही है जैसा मैंने बताया कि 50 से 60 दिन के बीच में आप आलू की फसल को निकाल के, आलू की कोई भी संक्रमित पौधा जिस पे आपको लग रहा है कि खेत में एक छोटा सा पौधा है, पीलापन लिए हुए पैचेस में इसके हैं, तो आप उसको
निकालिए, उसकी जड़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए। आप उसकी निगरानी करते हुए पाएंगे कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ना पीले और सफ़ेद रंग के दाने हैं। इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग, जब हम आलू की खुदाई करते हैं तो आलू का जो आकार होता है उसके आकार ही बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये जड़ों से रस चूसता है। जड़ों से रस चूसता है तो जो भी पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भी खाद्य बनाता है वो आलू तक नहीं पहुंच पाता, और फिर जब वो आलू तक नहीं पहुंच पाता तो आलू की जो है आकार है और जो संख्या है वो कम हो जाती है, आकार भी छोटा रह जाता है। आकार भी छोटा रह जाता है। इसमें जो उपज में कितना नुकसान होता है? अगर ये सब ना इसके इनोकुलम पे डिपेंड करता है, मतलब कि इसकी कितनी मात्रा है मिट्टी के अंदर। अगर 100 ग्राम, अगर हम मिट्टी का नमूना लेते हैं किसी भी संक्रमित से, अगर 100 ग्राम मिट्टी में अगर हमें एक सिस्ट मिलता है तो इसके लक्षण हमें दिखाई नहीं देंगे इतनी आसानी से। लेकिन उस 100 ग्राम मिट्टी में अगर हमें 50 से 80 सिस्ट दिखाई देते हैं तो इसका 10 से 20% तक इसके लक्षण जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इनोकुलम बढ़ता है, इसकी संख्या मिट्टी में बढ़ती है, तो कई बार 80% तक आलू की उपज में नुकसान पाया गया। जी, और कहा जाता है कि भरपूर फसल लेने के लिए फसल चक्र को अपनाना आवश्यक है, तो क्या फसल चक्र को अपनाकर इस पुट्टी कृमि से निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल, फसल चक्र एक बहुत ही अच्छा और एक प्राकृतिक माध्यम है इसकी पॉपुलेशन को मिट्टी में कम करने का। क्योंकि जो फसल चक्र में जैसे हम लोग गैर मेजबान फसल, आलू के अलावा जो भी गैर मेजबान मतलब कि नॉन सोलेनेशियस क्रॉप जैसे गोभी, लहसुन, सरसों हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, मूली हो गया, तो ये सभी गैर सोलेनेशियस फसलें, इस पे ये पुट्टी कृमि नहीं आता है। तो क्या होगा कि अगर ये फसल आपने किसान लेता भी है तो अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी, अनुकूल तापमान होते हुए भी ये कृमि अपने उस सिस्ट कोट से बाहर तो आएगा लेकिन उसको वो भोजन नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि भोजन की अनुपस्थिति की वजह से, जो कि उसका मेजबान फसल नहीं है, तो ये क्या होता है कि ये मर जाता है, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। तो फसल चक्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किसानों के लिए कि वो कोई भी नया फसल बीच में ले सकते हैं, तो इसका जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगा। जी, ये तो आपने अच्छी बात बताई कि फसल चक्र को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। तो सहरोपण है, जो सहरोपण ये क्या होता है और इसको करने से क्या भी इस कृमि से हम छुटकारा पा सकते हैं? जी, ये मैडम इस पुट्टी कृमि के रोकथाम के लिए ये भी एक अच्छा उपचार है सहरोपण, और जिसे हम लोग अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं, कि आलू की फसल के साथ आप दूसरी एक गैर सोलेनेशियस क्रॉप, जिसे कि कोई भी, जैसे मूली आप बोल रहे क्रूसीफेरियस क्रॉप, जैसे मूली, गोभी या फिर सरसों की फसल बीच में ले सकते हैं, लहसुन, फ्रेंच बीन, या फिर आप किसी कहते हैं गेंदा, इनको अगर हम लोग बीच में आलू के साथ ले सकते हैं, धनिया अलग अलग अनुपात में ले सकते हैं, तो किसानों को दूसरी फसल का भी फायदा होगा, और इन फसलों के जो जड़ों से जो रसायन निकलता है वह रसायन इस कृमि को मारने में भी काफ़ी सहायक होता है, तो वह इसकी आबादी को बढ़ने नहीं देगा। अगर ट्रैप फसल की तरह लगाया जाए तो कितनी मात्रा में इस कृमि से हम छुटकारा पा सकते हैं? अभी जैसा कि मैम ट्रैप की आप बात कर रहे हैं, तो ट्रैप फसल में हमारे पास हम लोग अभी जो CPRI है वो पोटैटो को ही ट्रैप की तरह यूज़ कर रही है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि आलू इसकी मुख्य फसल है, तो हम लोग आलू की फसल लगाते हैं 35 से 40 दिन के लिए, और इस 35 से 40 दिन के बीच में जो आलू की फसल है उससे जो रसायन निकलते हैं जड़ों से, वो इसको ट्रैप करते हैं, निमेटोड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब निमेटोड इसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी जड़ों पर जब अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो मैक्सिमम जो निमेटोड्स होते हैं वो आलू के अंदर ट्रैप हो जाते, उस फसल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 40 दिन के बीच में हम उसके जीवन चक्र को रोक देते हैं। हमने आलू को, फसल को निकाल दिया, खोद के बाहर निकाल दिया, वहीं पे उसका जीवन चक्र खत्म, ना उसको मिट्टी मिल रही है, ना ही पौधे से पोषण मिल रहा है। इस स्थिति में क्या होगा कि वो जीवन चक्र खत्म हो जाएगा। उस ट्रैप क्रॉप को हम लोग एक गड्ढा खोद कर वहाँ पे डाल देते हैं, जब वो सूख जाता है फिर उसको जला के, ताकि वो पौधे के साथ ये इसका जीवन चक्र भी आगे ख़त्म हो जाए, मिट्टी में इसका आगे इनोकुलम ना बने। लेकिन बस इसका एक नुकसान ये होगा कि इसे किसान भाई उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वो जो आलू है उसको हम लोग सिर्फ 40 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं। 40 दिन के बाद उस आलू की फसल को हमें नष्ट करना होगा। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस कृमि को कंट्रोल करने का। जी, क्या जैविक नियंत्रण से इस कीट से हम निजात पा सकते हैं?
जैविक नियंत्रण एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इसे कंट्रोल करने का। जैसे जैविक नियंत्रण में अगर हम बात करें तो पेसिलोमाइसिस लिल्लासिनस है, स्यूडोमोनास की हम बात कर रहे हैं, और कई बैसिलस की स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं जो एक अच्छी बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। और CPRI में भी जैसे काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक किटोमिया ग्लोबोसम करके फंगस है, हम उस पर काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है। लेकिन अभी इस पर कई शोध करना बाकी है, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स जब हम लोग और या फिर जैविक नियंत्रण की जब हम बात करते हैं, तो जिस ज़मीन पर या जिस खेत में हम इसका उपयोग करें वहाँ पे हम किसी रसायन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रसायन का यूज़ करेंगे तो वो उस जो जैविक हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं ये उनको भी नुकसान पहुँचाएगा इस कीट के साथ साथ। ये काफ़ी अच्छा माध्यम है, लेकिन इसके साथ रसायन यूज़ नहीं कर सकते। जी, कोई कीटनाशक दवाई भी होगी जो इसके निजात पाने के लिए आवश्यक है, तो वो कोई कीटनाशक दवाई बताएं। अगर हम कीटनाशक दवाई की बात करें तो जैसे अभी तक तो कार्बोफ्यूरॉन 3G यूज़ कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने इसको अभी रेड जोन में डाल दिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास एक कीटनाशक है वो है डेजोमेट बासामिड 90G का ट्रेड नेम है। इसे हम लोग फसल लेने से पहले ज़मीन में डालते हैं। जैसे फसल लेने के 10 दिन पहले इसको हम लोग लगा सकते हैं। ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, लेकिन एक फ्यूमिगेंट है, तो मिट्टी को आप अच्छे से किसान भाई अच्छे से इरीगेट कर सकते हैं। जब वो अच्छे से उसमें मॉइस्चर बन जाता है तब इस केमिकल को अप्लाई करके और ब्लैक पॉलीथीन शीट से कवर करना होता है, ताकि जो सूरज की किरणों को ये अंदर ट्रैप कर लेता है ज़मीन के अंदर। फिर वहाँ पे उसका ज़मीन का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। उस बढ़ते हुए तापमान में क्या होता है कि जो ये ग्रैनुलर है इससे फ्यूम्स निकलती हैं, और ये फ्यूम्स होती हैं वो इस पुट्टी कृमि को मारने में सहायक होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और ये ना सिर्फ पुट्टी कृमि, ये अन्य जो सूत्रकृमि से उनके लिए भी ये यूज़ किया जा रहा है कीटनाशक। इसके अलावा अभी अन्य जो है कीटनाशक हैं जैसे कई कंपनीज मार्केट में हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कई ट्रायल्स लगा रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा कीटनाशक जो इस कृमि की संख्या को कम करने के लिए अच्छा साबित होगा तो हम भविष्य में किसानों को बताएंगे। इसके पुट्टी कृमि के नियंत्रण के उपाय क्या क्या किए जाएँ? अगर मैम इसके नियंत्रण की आप बात करते हैं तो इसके नियंत्रण में सबसे पहला तो है कि आप बीज को उपचारित करें। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बीज के माध्यम से ही फैल रहा है। बीज पर जो मिट्टी लगी होती है उसके माध्यम से ही फैलता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% का घोल बनाकर इस घोल में हम जो खुदाई के बाद जो आलू निकलते हैं उनको इसमें सोख करके रख सकते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट तक जब इस घोल में डुबो कर रखने के बाद इसको सिंपल पानी से वॉश करना है। पानी से धोने के बाद इसको शेड में, जहाँ पे छाया वाले क्षेत्र में, इसको सुखा के रखना है। सूख जाने के बाद किसान भाई इसको भंडार गृह में रख सकते हैं और इसको जर्मिनेट होने के बाद आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका जर्मिनेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो आलू पर अगर कोई कृमि लगा हुआ है तो वो कृमि भी मर जाएगा। आलू पुट्टी सूत्रकृमि ने प्रजनक बीज उत्पादन कैसे किया जाता है? प्रजनक बीज उत्पादन के लिए मैम एक्चुअली जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो यहाँ की पारिस्थिति है, यहाँ का वातावरण है, वो प्रजनक जो बीज बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब से ये कीट यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में मिला है, यहाँ का जो प्रजनक सीड है वो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी आवाजाही पे रोक लगा दी है। तो प्रजनक सीड होता है कि हम लोग बनाते हैं, CPRI इसको बना के देता है यहाँ पर, और ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इसका आगे मल्टीप्लिकेशन करती है और वो किसानों तक पहुँचाती है। इस कृमि को नियंत्रण करने के लिए CPRI द्वारा क्या शोध किए जा रहे हैं? अगर हम शोध की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीज उपचारण पर काम चल रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% के घोल पर काम चल रहा है कि उस घोल में अगर हम लोग संक्रमित आलू को से उपचारित कर सकते हैं और इन आलू को आगे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई किस्में CPRI के पास हैं, जैसे कि कुफरी शाद्री की बात करें, कुफरी स्वर्णा, ये CPRI की जो वैराइटीज़ हैं ये वैसे तो दक्षिण भारत के लिए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भी इस जो कृमि का काफ़ी प्रकोप है। लेकिन जो अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो हमारे पास कुफरी करण है। ये मॉडरेटली रेसिस्टेंट, मतलब कि मध्यम रोग प्रतिरोधक क्षमता ये रखता है, लेकिन ये पुट्टी कृमि के साथ साथ जो झुलसा रोग आता है आलू में उसके लिए, और जो वायरस की इन्फेक्शन होती है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी यहाँ पे उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुफरीकरण हमारे पास बहुत अच्छी किस्म है। आगे के लिए हमारे पास कुछ संकर किस्में हैं, लेकिन अभी उन पे काम चल रहा है।
तो अगर भविष्य में हमें उम्मीद करते हैं कि हम किसानों को एक अच्छी उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अच्छी किस्म दे पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रसायन की, मैंने आपको बताया कि जैसे डेजोमेट 90G, ये इसको मिट्टी में डाल सकते हैं आलू की फसल लेने से पहले, ये भी काफ़ी लाभकारी होगा। और इसके अलावा जब से यहाँ पे संघरोध लगा है, भारत सरकार ने एक पहल उठाया है यहाँ की मिट्टी को इससे फ्री करने के लिए। तो जो हमारा कुफरी फार्म है उसमें जब इसी साल अक्टूबर में वहाँ की मिट्टी को उपचारित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिथाइल ब्रोमाइड से मिट्टी को उपचार किया था। और ये जो टेक्निकल टीम है उन्हीं की नज़र, मतलब कि उनकी नज़र में ही ये किया गया था और हमें इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो भविष्य में हमें पूरी उम्मीद है कि ये इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे और हम पर्वतीय क्षेत्रों में इस केमिकल को रिकमेंड कर सकेंगे। जी, ये छोटा सा कीट है पर है बहुत शक्तिशाली, इसका निजात पाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कृषि दर्शन का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।